हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा आईएएस एकेडमी पे। माई सेल्फ डी.एन. पांडे, एक्सपर्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपसे वादा किया था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिलेबस को आज हम एम्फसाइज करेंगे, फोकस करेंगे और ये बताने का प्रयास करेंगे कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिलेबस है आपके तैयारी में, आपके व्यक्तित्व के विकास में, या कह सकते हो कि आपके फाइनल सिलेक्शन में, अंतिम चयन में किस प्रकार सहायक सिद्ध होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आप लोग तैयार हैं? रेडी? देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन जिसे हिंदी में कहता है, मैंने बोर्ड पे हिंदी में मेंशन कर दिया है, इंग्लिश में मैं बीच बीच में ट्रांसलेट करता रहूँगा, बाइलिंगुअल चलेगा ये क्लास। पेपर फर्स्ट को कहा था प्रशासकीय सिद्धांत, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। ऐसा क्यों? एक्चुअली में आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे होंगे विज्ञान सिद्धांत, ये एक्चुअली में विज्ञान है, प्रशासकीय सिद्धांत। और यह विषय, इसका जो इवोल्यूशन हुआ, चर्चा करेंगे टॉपिक पे, अमेरिका में हुआ, यूएसए में हुआ। क्यों हुआ, कैसे हुआ? इंटरव्यू में यूपीएससी में पूछा गया है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन, इसके इवोल्यूशन का रीज़न क्या रहा, तो वहाँ टॉपिक पे मैं आ जाऊँगा। तो पहला जो पेपर है, इसमें प्रशासकीय सिद्धांत या विज्ञान की चर्चा की गई है और यह वास्तव में यूनिवर्सल एप्लीकेबल सिद्धांत या विज्ञान विथ सम एक्सेप्शन, कुछ अपवादों के साथ यूनिवर्सली सार्वभौमिक एप्लीकेबल होता है। तो जब आप इन सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे, सिद्धांत से डरिए मत, बहुत आसान है भाई, आप प्लीज़ आप एकदम मत परेशान होइए। अभी मैं एक दो एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, डोंट वरी। जब आप इन सिद्धांतों का अध्ययन कर लेंगे तो फिर आपको देखिए सेकेंड पेपर में लिखा हुआ भारतीय प्रशासन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो दैट पेपर, दैट पार्ट इज एप्लीकेशन ऑफ पेपर फर्स्ट। आई बात समझ में? जिन प्रशासनिक सिद्धांतों की हम चर्चा यहाँ करेंगे, अध्ययन करेंगे, उसी का जो एप्लीकेशन आप करोगे। और देखिए, बहुत ही आसान होता है। आपने सिद्धांत पढ़ा, आपने उसको अपने जीवन में आदर्श के रूप में देखा। सिद्धांत एक्चुअली में आदर्श ही होता है, कुछ एक्सेप्शन होते हैं, विज्ञान में भी होते हैं, और फिर उसको हम भारतीय प्रशासन में प्रैक्टिकली उसको हम अप्लाइड करते हैं। तो इसीलिए सेकंड पेपर में उन्हीं स्टूडेंट को मार्क्स मिलता है। थोड़ा सा मार्क्स की बात कर लेते हैं जो एप्लीकेशन करते हैं। अक्सर आप कहते हैं सर सेकंड पेपर तो बहुत ही आसान है, आते हैं तमाम बच्चे मेरे पास, नंबर तो नहीं ठीक मिल रहा है। तो मैं कहता हूँ यार, आपने सेकंड पेपर को करंट से कोरिलेट किया कि नहीं? कुछ उदाहरण से मैं भी दिखाऊंगा। आइए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पेपर पे ही चर्चा कर लें। प्रशासकीय सिद्धांत, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, इसका जो पहला यूनिट। अच्छा, एक चीज़ मैं और पहले यहाँ पर समरी कर दूँ, सॉरी। देखिए, आप कह रहे हैं कि सर 12 यूनिट यहाँ दिख रहा है और 14 यूनिट यहाँ दिख रहा है। डोंट वरी, इसमें आप देखेंगे तो इस 26 यूनिट में कितने यूनिट कॉमन है ये तो देख लो आप। देखिए यहाँ पर संगठन, ये जो पार्ट है, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा लोक उपक्रम। ये फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में कॉमन है। मतलब आप चाहे फर्स्ट पेपर में पढ़िए, चाहे सेकंड पेपर में पढ़िए, बचत हुआ समय का कि नहीं? टाइम आपका सेव हुआ या नहीं सेव हुआ? फिर इधर देखिए, उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण, ये जो टॉपिक है, यह पूरी तरह जनरल स्टडीज़ में आपको हेल्प करेगा। और सेकेंड पेपर में जो भारतीय प्रशासनिक मुद्दे हैं वहाँ से कोलेट किया जाएगा। फिर देखिए, यहाँ पर आपको कार्मिक प्रशासन, ये कार्मिक प्रशासन क्या है? पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सोनल या पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें आपकी भर्ती के पहले तो यूपीएससी का बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, सिविल सेवा का वर्गीकरण पूरे विश्व में दो प्रकार से किया गया है। एक पहला पोजीशन क्लासिफिकेशन, जिसे हम ड्यूटी क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, हिंदी मीडियम स्थिति वर्गीकरण, जो अमेरिका में प्रचलित है, जापान में प्रचलित है, ताइवान, फिलीपींस, कनाडा आदि देशों में प्रचलित है। और दूसरा हमारा भारत, जो कॉलोनियल
जहाँ जहाँ ब्रिटिश की कॉलोनी रही हैं, अमेरिका में भी रहा है लेकिन वहाँ पे चेंजेज आ गया। तो भारत जैसे देशों में जो रैंक क्लासिफिकेशन है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ग्रुप 1, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, तो ये पहला क्वेश्चन यूपीएससी में बहुत बार पूछा गया है, रैंक क्लासिफिकेशन और ड्यूटी क्लासिफिकेशन, इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स, मतलब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है। तो ये कार्मिक प्रशासन में टॉपिक आता है। फिर आपकी रिक्रूटमेंट कैसे होगा, आपकी ट्रेनिंग कैसे की जाएगी, जो आपके ड्रीम होंगे, अक्सर आप लोग सपने देखते ही हैं, लाल बहादुर शास्त्री LBS ट्रेनिंग कॉलेज, सपने देखते कि नहीं देखते? सपने देखिए खुली आंखों से, सपना देखना बहुत ज़रूरी है भाई, तभी तो आप आगे बढ़ोगे। लेकिन ये नहीं कि सिर्फ सपने ही देखते रहें और फिर सो जाएं। अरे सपने को देखिए, जगिए, उस पर चिंतन मनन करते हुए आगे बढ़िए, ये मेरा कहना है। तो भर्ती, प्रशिक्षण, आपका वेतन, पदोन्नति, और यहाँ पर एक बहुत ही विवादास्पद इशू है, हालांकि इसको यहाँ पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं, मंत्री सचिव संबंध, लेकिन यहाँ पे भी फर्स्ट पेपर में भी हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये कार्मिक प्रशासन है, और सेम यहाँ पे देखिए भारतीय सिविल सेवा का विकास, कॉमन पॉइंट। यहाँ देखिए वित्तीय प्रशासन, बजट, क्या है बजट? आप कहते हैं कि आपका मित्र कहता है कि आओ चलो आज किसी रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं, तो आप कहते हैं बजट नहीं है, या कहते हैं कि चलो आज कुछ पिक्चर वगैरह देख लिया जाए या जो भी कुछ खरीद लिया जाए, तो आप कहते हैं बजट नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है इसके पीछे भी कि बजट ही क्यों कहते हैं आप, कुछ और नाम क्यों नहीं लेते हैं, बताएंगे आपको। तो ये वित्तीय प्रशासन, और यहाँ पे आप देखेंगे तो वित्तीय प्रबंधन कहीं दिख रहा होगा, ये देखिए ये वित्तीय प्रबंधन एक ही है। यहाँ पे आप पढ़ेंगे प्रशासन में क्या है, प्रशासन में बहुत ही ब्रॉड, प्रशासन एक बहुत ही व्यापक अवधारणा है। तो आप इसमें कैसे बजट बनाएंगे, बजट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे। और जब बजट बन जाएगा तो उसका जो क्रियान्वयन होगा, उसकी जो इंक्वायरी होगी, CAG, तमाम संसदीय समितियाँ, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति, PAC, EC एंड PUC, इंग्लिश मीडियम बाइलिंगुअल क्लास चल रहा है, डोंट वरी। तो ये आपको देखिए, आप 1 2 3 4 1 2 3 और 4 यूनिट, ये आपका यहाँ पे 4 यूनिट, ये कॉमन हो गया। तो आप 26 में निकाल दीजिए 22, टोटल 22 यूनिट है। बहुत संक्षिप्त सिलेबस है, और कल मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, वीडियो में, कि इसका जो ये सेक्शन है और इसमें भी से कुछ पार्ट आपके GS पेपर 2 और GS पेपर 4 में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, फटाफट देखते हैं। प्रीएम्बल प्रस्तावना, प्रीएम्बल्स नहीं, इसमें आपको मैं बताऊंगा कि एज ए डिसिप्लिन, एक सब्जेक्ट के रूप में लोक प्रशासन का अमेरिका में कैसे हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक एवोल्यूशन, विकास हुआ, यहाँ चर्चा हम लोग कर लेंगे काफ़ी डिटेल। इसी में कुछ और भी टॉपिक्स हैं, लोक प्रशासन की परिभाषा पूछा गया है, बताया गया है, परिभाषा वगैरह बहुत ही सिंपल होता है। लोक प्रशासन का क्षेत्र, लोक प्रशासन की प्रकृति, स्कोप एंड नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, काफ़ी स्मूथली हम लोग डिफाइन करेंगे। जहाँ से प्रश्न बनता है, पहला प्रश्न, प्रशासन के 2 स्पीसीज हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, यहीं से डिफरेंशिएशन शुरू होता है। और यूपीएससी में कम से कम 5 बार, स्टेट कमीशन में कई बार पूछा गया क्वेश्चन कि लोक प्रशासन, निजी प्रशासन में सिमिलरिटीज़, डिससिमिलरिटीज़, 21st सेंचुरी में इनके बीच रिलेशन। भाई सरकार का कार्य होता है वेलफेयर करना, ये तो आप अगर लोक प्रशासन नहीं भी पढ़ेंगे तो आप देख ही रहे हैं, आपके प्रधानमंत्री जी कितनी योजनाएं चला रहे हैं। इस कोरोना काल में आपको फ्री में वैक्सीन लगवाया कि नहीं लगवाया? अरे भाई वैक्सीन लगवा लीजिए, बहुत ज़रूरी है। ये मेरा एक मैसेज भी है, स्वस्थ रहने के लिए वैक्सीन लगवाइए, निःशुल्क वैक्सीन। ये क्या वेलफेयर तो है, गवर्नमेंट वेलफेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन अगर यही वैक्सीन आप जाएंगे किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में तो आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन 21st सेंचुरी में ये जो कंसेप्ट था पूरा चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? एक बेहतर
चार्ट और डायग्राम के साथ। सब टॉपिक में आपको मैं चार्ट डायग्राम जहाँ पे जैसे आवश्यकता होगी मैं प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा, और यही आपके नंबर को आगे बढ़ाएगा। इसी प्रस्तावना में आपको हम बताएंगे कि लोक प्रशासन का महत्व। प्रोफेसर W.B. डोनहम, अजीब सा लग रहा है नाम, कभी सुना नहीं ना? अरे धीरे धीरे ये सब आपके नियर एंड डियर हो जाएंगे। डोनहम, रेक्स, बेबर तो सुना ही होगा, नौकरशाही में जा रहे हैं। गोलिक, उर्विक बहुत क्लोज हो जाएंगे, घबराइए मत, समझिएगा पहले। प्रोफेसर W.B. डोनहम क्या कहते हैं कि यदि सभ्यता असफल होती है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन, तो उसके लिए लोक प्रशासन उत्तरदायी है। इतना बड़ा रोल है, तो लोक प्रशासन का महत्व या इसका रोल क्या है, 21वीं सदी में इसकी भूमिका, रोल क्या है, 21st सेंचुरी में कितने चैलेंजेस आ रहे हैं, वैश्विक स्तर पर कितने चैलेंजेस हैं, तो कैसे कैसे इसका रोल चेंज हो रहा है, यहीं पर इस प्रस्तावना में ही हम लोग फिर देख लेंगे। इस लोक प्रशासन में कुछ चेंजेज आए, नवीन लोक प्रशासन, नौ लोक प्रबंधन, राज्य बनाम बाजार। राज्य बनाम बाजार, राज्य मतलब क्या होता है, सरकार या सरकार का एजेंट जो आप बनने जा रहे हैं, लोक प्रशासक। बाजार क्या होता है, निजी क्षेत्र, पूंजीपति। तो फिर वही मुद्दा उठेगा जो एडम स्मिथ के कार्यकाल से रहा है कि समाज की सेवा कौन करे, हु प्रोवाइड सर्विसेज टू सोसाइटी, स्टेट आ मार्केट। ये मुद्दा फिर डिबेट का विषय बना हुआ, कई बार यूपीएससी पूछा गया क्वेश्चन। तो यहाँ पे गुड गवर्नेंस भी यहाँ जोड़ दिया गया है। तो कुछ टॉपिक्स मैं यहाँ नहीं पढ़ाता हूँ। आप कहेंगे सर क्यों, सिलेबस में लिखा हो आप क्यों नहीं पढ़ाएंगे? नहीं, आपको पहले हम फंडामेंटल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मौलिक लोक प्रशासन, जिससे आपके अंदर लोक प्रशासन की समझ, जो आप डरते हैं, थिंकर्स डराया जाता है, अरे बहुत टफ है, ये पहले आपके अंदर जो एक फियर अप है समाप्त। तो पहले आप फंडामेंटल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, फिर आपको हम थिंकर्स, ये दो टॉपिक है, दूसरा और तीसरा यूनिट में एक साथ पढ़ाता हूँ। प्रशासनिक चिंतक और प्रशासनिक व्यवहार क्यों रखा गया है, यूपीएससी ने आपको सिलेबस में क्यों रखा है? प्रशासनिक चिंतन की आवश्यकता, चिंतन शब्द है, चिंतक क्या किया, चिंतन किया। आप क्या करते हैं, चिंतन करिए। जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, फैक्ट, कंसेप्ट, एनालिसिस, विश्लेषण, वही चिंतन होता है। तो ये प्रशासनिक चिंतन जो आपका सिलेबस में है, और व्यवहार, इन दोनों को मिला के पूरा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स, जिस पे एक पूरी बुक है प्रसाद एन प्रसाद जी की, बहुत ही अच्छी बुक है, वो कवर करता है। उसमें आपको टेलर से लेके वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत, कल मैंने चर्चा किया था टेलर का, या पिछले जो भी लेक्चर में मैंने चर्चा किया था कि टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत से लेके आपका प्रशासनिक व्यवहार, ये क्या सब प्रशासन में कार्य करने वाला आप ही लोग तो हो, मानव, और जो ह्यूमन होता है वह एक इंडिविजुअल बिहेवियर पर कार्य करता है। तो उस इंडिविजुअल बिहेवियर को हाउ टू मोटिवेट, देखिए दोनों में, यहाँ पे आपको हर्बर्ट साइमन मिलेंगे, निर्णयन, यहाँ पे आपको अब्राहम मास्लो मिलेंगे। अभी मैं एक थिंकर्स को एक मैं अलग उसके माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से मैं अभी एक साथ अलग कर दूंगा। फिलहाल मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, टेलर, फ्रेडरिक बेंस्लो टेलर, हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक उर्विक, मैक्स वेबर, जो क्लासिकल थिंकर्स कहलाते हैं, जो शास्त्रीय विचारक कहलाते हैं, यहाँ पे आप पढ़ेंगे। यहाँ पे आप पढ़ेंगे इस क्लासिकल थिंकर्स को चुनौतियाँ मिली, चैलेंजेस क्रिएट हुए, तो फिर एक नई विचारधारा आ गई, मानव संबंध विचारधारा, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। जॉर्ज एल्टन में वो आ जाएंगे इसी चिंतन में ही। उन्होंने चिंतन किया कि नहीं साहब, क्लासिकल जो है, क्लासिकल समझते हैं ना, शास्त्रीय परंपरागत विचारधारा, जो संगठन में कार्य करने के लिए मानव को, ह्यूमन बीइंग को, आप लोगों को इकोनॉमिक मैन के रूप में क्लासिफाइड करते हैं। इन लोगों का मानना था कि अगर किसी भी संगठन में आप जैसे IAS PCS बन रहे हैं, तो
क्लासिकल थिंकर्स किस पे फोकस करेगा कि इनको अच्छी सैलरी दीजिए, इनको अच्छा इंसेंटिव्स दीजिए, प्रेरणा क्या कहते हैं हिंदी में, इंसेंटिव्स, ठीक है, भत्ता या जो भी कहते होंगे, आप इनको दीजिए, ये काम करेंगे। मतलब इन्होंने ह्यूमन को, मानव को आर्थिक प्राणी के रूप में डिफाइन किया। एल्टन मेयो ने अपने एक्सपेरिमेंट से, हार्थोन प्रयोग से कई बार पूछा गया, घबराइए मत, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन हो रहा है, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। हार्थोन प्रयोग के द्वारा सिद्ध कर दिया कि मानव सिर्फ पैसे के लिए कार्य नहीं करता है, उसका कुछ सोशल नीड्स, उसका सेल्फ रेस्पेक्ट, सामाजिक आवश्यकता, आत्मसम्मान, प्राइड, गौरव, देशभक्ति, ये सारी चीज़ें होती हैं। भाई जैसे हमारे महान डॉक्टर, बहुत मैं सम्मान करता हूँ, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब, क्या उन्होंने क्या पैसे के लिए काम किया देश के लिए? मिसाइल मैन, अरे परिचित है कि नहीं परिचित? परिचित होंगे यार। क्या वो पैसे के लिए काम कर रहे थे? ऐसे तमाम लोग हैं जो किसके आधार के लिए कार्य करते हैं? अपने संतुष्टि। तो ये आपका नेक्स्ट थिंकर्स हो जाएंगे, जिसमें एक मात्र हैं जॉर्ज एल्टन मेयो। अच्छा, एक महिला चिंतक है मैरी पार्कर फॉलेट, मजा आता है पढ़ने में। और इस पैंडेमिक में, इस कोरोना काल में मुझे लगता है कि फॉलेट बहुत ही प्रासंगिक है। इंटीग्रेशन थ्योरी, एकीकरण का सिद्धांत, बड़े बड़े संगठनों के लिए इन्होंने काम किया अमेरिका में, और इन्होंने बताया कि कैसे विवादों को दूर किया था। विवाद हो रहा है कि नहीं विवाद हो रहा है? मैं तो यार देखता हूँ फेसबुक वगैरह पे, काफ़ी व्हाट्सएप पे हंसी मजाक चलते रहते हैं कि जब से ये कोरोना काल पैंडेमिक आया है, पति और पत्नी के संबंध, तमाम बातें। तो अगर आप फॉलेट पढ़ें, देखिए सिर्फ लोक प्रशासन का ये थिंकर्स है, ये थिंकर्स आपको सिर्फ नंबर तो दिलाएगा, मैं इसलिए कहता हूँ आपकी पूरी पर्सनालिटी चेंज कर देगा। फॉलेट क्या कहती हैं? बहुत पसंद है मुझे, मतलब फॉलेट नहीं पसंद है, उनकी थ्योरी पसंद है भाई, प्लीज़। फॉलेट क्या कहती हैं? फॉलेट कहती हैं कि समस्या का समाधान, अगर आपको मालूम है कि कहीं पे भी किन मुद्दों में मतभेद है, तो उस मतभेद को क्या कर लिया जाए, क्या कर लिया जाए? जजमेंट, पूर्वानुमान। बहुत अच्छा एग्जाम्पल देकर समझाया उन्होंने, तो मैं वहाँ पे आपको बताने का प्रयास करूँगा। लेकिन उनकी थ्योरी एक बार पूछा गया है यूपीएससी में 2007 में, क्या फॉलेट अपने समय से बहुत आगे थी? यह पूछा गया फॉलेट को महात्मा संत प्रीफेक्ट का उपाधि दिया गया है, मतलब जो भविष्यवाणी करता हो। क्यों ऐसा कहा गया? एक्चुअली में इनका मैं अलग से चार्ट बना के जब थिंकर्स बताऊंगा और वहाँ मजा आएगा। ये इनका जो टाइम पीरियड था वो क्लासिकल थिंकर्स का था, लेकिन जो उन्होंने थ्योरी दिया व्यवहारवादियों के समय में पॉपुलर हुआ, प्रचलित हुआ, इसीलिए इन्हें कहा गया कि अपने समय से बहुत आगे थी। बहुत आसानी समझाएंगे। फॉलेट के बाद फिर आइए यहाँ पे नेक्स्ट थिंकर्स आएंगे, चेस्टर बर्नार्ड, जिन्होंने संगठन में स्ट्रक्चरल थ्योरी दिया, और उन्हीं को बेस बनाते हुए हर्बर्ट साइमन, नोबेल प्राइज मिला है। लोक प्रशासन में 3 चिंतक हैं, वुडरो विल्सन, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कल के लेक्चर में उनकी चर्चा होगी, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति बने, पहले ये प्रिंसटन विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर थे, इन्हें भी नोबेल प्राइज मिला शांति का। दूसरा हेनरी फ्योल, मेटलर्जी के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज मिला केमिस्ट्री में। और तीसरा अभी मैंने चर्चा किया हर्बर्ट साइमन, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्होंने बताया हाउ टू टेक डिसीजन, बहुत मज़ेदार। अच्छा, जीवन के प्रत्येक क्षण में आपको निर्णय लेना होता है। जैसे आप लोग सोचते हैं कि आज कोचिंग चले, सॉरी आजकल तो पैंडेमिक चल रहा है, मतलब जब कोचिंग चलती थी, कोचिंग जाएं कि ना जाएं, क्या होगा कैसे होगा, तो वहाँ से निर्णय शुरू होता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में निर्णय ले आता है, तो वहाँ पे देखिए साइमन का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहाँ चर्चा किया जाएगा। और आगे चलकर इन्हीं चिंतकों में जो कुछ नए चेंजेज आए, एक नए तरीके से डिफाइन किया गया, जिसमें आपको मैं बताऊंगा अब्राहम मास्लो। मैं आपको बताऊं कि जीवन से जुड़े हुए हैं, यहाँ से यहाँ दिल से जुड़े हुए हैं। नीड ऑफ हायरार्की, आवश्यकता का पद सोपान।
व्यक्ति क्यों कार्य करेगा संगठन में। अभी तक जितने चिंतक थे वो व्यक्ति को बता रहे हैं कि कैसे ह्यूमन बीइंग, इंडिविजुअल बीइंग को कैसे कार्य कराया जाए, लेकिन इन्होंने एक नई थ्योरी दी कि व्यक्ति को कार्य करने के लिए हाउ टू मोटिवेट, एक उन्होंने पशुपालन बना दिया, चर्चा बाद में। अब्राहम मास्लो के साथ साथ आप देखेंगे उन्हीं के एक समकक्ष ट्रायंगल में फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग, द्विघटकी सिद्धांत, डाई फैक्टर थ्योरी, और इन्हीं के साथ साथ आप देखें क्रिस एग्रेरिस, रैंसिस लिकर्ट। हालांकि क्रिस एग्रेरिस और रैंसिस लिकर्ट के पहले ही डगलस मैकग्रेगर आते हैं, XY सिद्धांत, और क्रिस एग्रेरिस, रैंसिस लिकर्ट, इन्होंने मोटिवेशन में मैनेजरियल अप्रोच बताया। मतलब ये पांचों चिंतक कौन कौन, मास्लो, मैकग्रेगर, हर्ट्जबर्ग, एग्रेरिस और लिकर्ट, ये नौ व्यवहारवादी के रूप में जाने जाते हैं। और लास्ट में एक थिंकर्स हैं जो यहाँ विकास गतिकी में, तुलनात्मक लोक प्रशासन में पढ़ाएंगे, ये थिंकर्स का ही पार्ट हो जाएगा, ये भी यहाँ आ जाएगा। ये यहाँ पे आपको बताएंगे फ्रेड डब्ल्यू रिक्स, और इन्होंने विकासशील देश में कैसे, फ्रेड डब्ल्यू रिक्स इन्होंने बताया, ये बहुत ही मज़ेदार चिंतक ये भी हैं, सभी बहुत मज़ेदार हैं, बहुत मज़ा आया, एंजॉय करेंगे। अगर आपके अंदर डर है तो कहिए मैं प्रशासनिक चिंतक से शुरू कर दूँ क्लास, लेकिन मैं सोचता हूँ कि पहले एक लोक प्रशासन से आप परिचित हो जाइए, फिर हम चिंतन शुरू कर देंगे। फंडामेंटल अगर आप सीख जाते हैं ना तो चिंतक समझने में बहुत आपको इंटरटेन आप या एंजॉय करेंगे, और कोई मुद्दा नहीं। रिक्स क्या कहते हैं? रिक्स कहते हैं कि विकासशील देश, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देश जो कॉलोनियल औपनिवेशिक दास्ता से फ्री हुए आफ्टर 1947, भारत भी इसमें सम्मिलित है 1947 में, तो उन्हें कहा गया विकासशील देश। विकास प्रशासन एक पीछे टॉपिक है भी, तो इसमें एक ये दोनों आपस में कंबाइन भी हैं। तो एक नए चिंतक फ्रेड डब्ल्यू रिक्स। तो ये इतना मिला के आपको एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स में मैं डील करूँगा। कुछ थिंकर्स और हैं लेकिन वो सेकेंड पेपर में वहाँ चर्चा करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं संगठन। यहाँ पे थोड़ा सा यूपीएससी का सिलेबस 2002 के बाद मॉडिफाइड कर दिया गया है। किसके सिलेबस से? पीसीएस से। पीसीएस में आपको संगठन के स्ट्रक्चरल पक्ष पे भी फोकस किया गया, हायरार्की, यूनिटी ऑफ कमांड, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, हिंदी मीडियम, पद सोपान, आदेश की एकता, सत्ता का प्रत्यायोजन, कोऑर्डिनेशन, समन्वय, संचार, उत्तरदायित्व, सत्ता एवं उत्तरदायित्व, ठीक है, पर्यवेक्षण, सूत्र एवं स्टाफ। लेकिन यूपीएससी में सूत्र स्टाफ तो है, लेकिन बाकी सारे टॉपिक को हटा के यहाँ का जो सेक्टर दिख रहा है पब्लिक सेक्टर, मतलब विभाग, निगम, लोक निगम, सरकारी कंपनी आदि चीज़ें जोड़ दी गई हैं। जो अब आप कहेंगे सर ये विभाग, अरे जिसमें आप आईएएस के रूप में काम करेंगे, जो डिपार्टमेंट का हेड होता है, जिसे आप प्रमुख सचिव यूपी में कहते हैं या केंद्र सरकार में सचिव कहते हैं, वही डिपार्टमेंट का हेड होता है। तो डिपार्टमेंट के साथ साथ आपको कुछ पब्लिक सेक्टर की भी जानकारी होनी चाहिए। बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं पब्लिक सेक्टर क्या है वगैरह वगैरह। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग देखेंगे संगठन में, और जब इसकी जानकारी आपको हो जाएगी तो आपका फंडामेंटल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब आप फर्स्ट पेपर में थिंकर्स या जो भी पढ़िए आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। यहाँ देखिए उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण बहुत जरूरी होता है। पावर मेक करप्ट, एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्युटली, ये स्टेटमेंट है महान दार्शनिक लॉर्ड एक्टन। अभी तो आप लोग बड़े मेरे पास आते हो बड़े जेंटलमैन और आज्ञाकारी, लेकिन जब आप आईएएस बन जाते हो, माय गॉड कितने चेंजेस आते हैं। पावर मेक करप्ट, एब्सोल्यूट पावर। तो एलडी वाइट क्या कहते हैं कि जिस व्यक्ति को जितनी अधिक सत्ता दिया जाए उतना ही अधिक उस पर नियंत्रण और उत्तरदायित्व, नियंत्रण स्थापित किया जाए और उसका उतना अधिक ही उत्तरदायित्व हो। तो यहाँ पर इस चूँकि ये जो प्रशासनिक विंग है या ब्यूरोक्रेसी है या लोक प्रशासक है, चूँकि ये जन कल्याण के लिए, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इनको सत्ता दी जा रही है। वो बेसिकली सत्ता है किसकी? डेमोक्रेसी में। बताइए भाई, जनता की सत्ता है, जनता की सत्ता है।
तो इस जनता की सत्ता का मिसयूज ना होने पाए, तो क्या कहता है एलडी वाइट कि सत्ता के ऊपर नियंत्रण और उन्हें उत्तरदायी भी बनाया जाए। तो इसमें आपको बहुत जीएस है, जनरल स्टडीज, प्रशासन पर विधायिका का नियंत्रण, लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन पर कार्यपालिका का नियंत्रण सबसे डायरेक्ट होता है, सारे कंट्रोल इनडायरेक्ट है, यही एक डायरेक्ट कंट्रोल है। जब मंत्री जी की गाड़ी या सीएम की गाड़ी या पीएम की गाड़ी आती है तो आप लोग आईएएस के ऊपर कैसे दौड़ते करना पड़ता है। तो डायरेक्ट कंट्रोल, प्रशासन पर कार्यपालिका का नियंत्रण, प्रशासन पर न्यायपालिका का नियंत्रण और बहुत डिटेल न्यायिक सक्रियता, न्यायिक निरंकुशता, ये सब आपको डिटेल बताया जाएगा। और यहीं पे कुछ टॉपिक्स और जोड़े गए हैं, जैसे ये जो गुड गवर्नेंस है, मैं यही डील करता हूँ। गुड गवर्नेंस 1990 के बाद बेसिकली 88 में आ गया, सबसे पहले सब अफ्रीकी कंट्री में आया गुड गवर्नेंस। आज हर जगह चर्चा होती है गुड गवर्नेंस, सभी पॉलिटिकल पार्टी अपने एजेंडा में कहते हैं कि साहब हम तो गुड गवर्नेंस की स्थापना करने जा रहे हैं। अब होता या नहीं होता है तो आप देखेंगे, उस पर आप विचार करेंगे। तो गुड गवर्नेंस को जब लाया गया तो उसके कई क्या थे, एलिमेंट थे। आरटीआई कहा गया साहब जब तक आरटीआई नहीं आएगा, यहीं पढ़ना आपको। सूचना का अधिकार, कल मैंने चर्चा किया था लेक्चर में। आरटीआई के साथ साथ क्या बताया गया आपको, सिविल सोसाइटी बहुत जरूरी है, बहुत पुराना इतिहास है भाई सिविल सोसाइटी का। मौर्य काल में देख लीजिए ना, इतिहास में सिविल सोसाइटी था कि नहीं। अरे मौर्य काल में आपने पढ़ा होगा ना, वो शिल्पियों की श्रेणी कितनी थी, मुझे अब तो याद नहीं आ रहा, शायद 33 या 23 ऐसे कुछ था, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा, कई बार क्वेश्चन बना हुआ जीएस में। तो क्या था, राजा के ऊपर नियंत्रण, वही सिविल सोसाइटी है ये। हालांकि मॉडर्न रूप में ये जो सिविल सोसाइटी का कंसेप्ट हेगल का दिया हुआ है, तो इसके बारे में हम बताएंगे सिविल सोसाइटी क्या है। इसके अलावा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन, सब जीएस का पोर्शन है, देख लीजिए, पब्लिक एड में आप पढ़ रहे हो, लोक प्रशासन में। इसके अलावा आप क्या देखेंगे, एनजीओ के साथ साथ आप देखेंगे सिटीजन चार्टरशिप, और सेकंड पेपर में फर्स्ट पेपर का ही पोर्शन आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लोक प्रशासन पर प्रभाव। बहुत शानदार। पिछले 30 सालों में चेंज कर दिया है प्रशासनिक व्यवस्था को भी और भारतीय जनता के जीवन स्तर को भी आईटी ने। तहसील दिवस, ये दिवस तमाम देखते नहीं आप, संपूर्ण समाधान दिवस, सब आईटी का कमाल है। ट्रैफिक पे आप जाते हैं, सिग्नल देखते हैं, रुक जाते हैं, कहीं चालान अगर क्रॉस किया चालान कट जाएगा, आईटी, बताऊंगा ढेर सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद ये दोनों प्रशासनिक कानून और इसी में प्रत्यायोजित विधायन भी है, ये दोनों टॉपिक आपको कानून के समझ का विकास करेगा। एक्चुअली में ये जो कंसेप्ट है ना, ये विश्व का जो क्लासिकल सर्विसेज है, वायरल हेड्डी ने कहा था फ्रांस इज द सिविल सर्विसेज में, फ्रांस शास्त्रीय सिविल सेवा है और फ्रांस में सिविल सेवक को अगर वो क्वालिफाई भी हो जाता है तो उसको लॉ का अध्ययन करना होता है। अगर नहीं पास हुआ एग्जाम में तो उसको बाद में ट्रेनिंग के दौरान लॉ क्वालिफाई करना होता है। तो वहीं से जरूरी भी है, आप प्रशासन में जा रहे हो, अक्सर आप इंटरव्यू में प्रश्न पूछते हैं आप कैसे काम करेंगे, आप कहेंगे सर कानून के अंदर। तो ये कानून है क्या, आपको जानना पड़ेगा ना। तो ये यहाँ पे प्रशासनिक कानून है और एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है प्रत्यायोजित विधायन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, क्या बताएंगे आपको। ये दोनों अगर आप समझ विकसित करते हैं तो जो पेपर 4th में जो केस स्टडी आप लिखते हैं बहुत बेहतर लिखेंगे। इसकी चर्चा हो गई। विकास गति की 1950 के बाद जो विकासशील देश आए, जो कंसेप्ट आया, हालांकि विकास प्रशासन का कंसेप्ट तो एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के मेंबर थे मिस्टर एवल गोस्वामी जी, उन्होंने सबसे पहले यूज किया। लेकिन पूरी विकास जो प्रशासन या गति है, इस पे पूरा कमांड यूएस स्पॉन्सर्ड था, अमेरिका द्वारा प्रायोजित था। तो उसमें साहब फ्रेड डब्ल्यू रिक्स या फोर्ड कंपनी का रोल था। तो कैसे रहा उसकी चर्चा इन दोनों को मिला के करेंगे। यहाँ बताई दिया आपको आपकी भर्ती के पहले तो क्लासिफिकेशन कैसे होता है, यूपीएससी का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया। फिर इसके साथ साथ आपको भर्ती प्रशिक्षण बताया भी। अच्छा, जब आप शासन में उच्च स्तर पर चले जाते हैं तो आपको पॉलिसी बनाना होता है। ये देखिए साहब, पब्लिक पॉलिसी,
कितना बड़ा अधिकार है। क्या है पब्लिक पॉलिसी? गवर्नमेंट व्हाट टू डू और नॉट डू, दैट इज पब्लिक पॉलिसी। सरकार क्या करना चाहती है, क्या नहीं करना चाहती, जिसके माध्यम से वो रिप्रेजेंट करेगा लोक नीति। तो लोग, ये तो बड़ा आसान लग रहा है, काफ़ी डिटेल है इसमें, मॉडल भी है, तमाम चीज़ें वहाँ चर्चा होगी। प्रशासनिक सुधार की यहाँ देखिए फर्स्ट पेपर में तकनीकी है और यहाँ पे भारतीय प्रशासनिक सुधार है। तो तकनीकी में आपको हम टेक्नोलॉजी बताएंगे कि कैसे सुधार होता है, O&M क्या है, वर्क एंड प्रोसीजर मेथड क्या है, कार्य अध्ययन प्रणाली क्या, ढेर सारी चीज़ें, वर्क स्टडी वगैरह, और लास्ट में वित्तीय प्रशासन और प्रबंधन की चर्चा मैंने कर दिया। सेकंड पेपर जो इसका एप्लीकेशन, जब आप इस थ्योरी को पढ़ लेंगे, थोड़ा सा मैं समरी कर दूं, फिर कल से मैं स्टार्ट कर दूं। यहाँ पे आपको सिर्फ मौर्य काल से लेकर और ब्रिटिश काल तक जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट हुआ है उसको हम लोग देखेंगे। बहुत आसान, थोड़ा सा मैं भी आपको इतिहास बताने का प्रयास करूँगा, बहुत ईजी है। सरकार का दार्शनिक एवं सांविधिक ढांचा, फिलासफिकल एवं कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। अब इसमें आप प्रियम्बल से स्टार्ट करेंगे। प्रियम्बल्स, प्रस्तावना जो आपके संविधान का है, क्या पूछा गया है, क्या प्रियम्बल्स में जो गोल डिसाइड किए गए थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फुलफिल कर पा रहा है। अमेरिका में तो इस पर एक सम्मेलन बुला लिया गया था, ब्लैक वर्क्स कॉन्फ्रेंस, गैरी बेम्सले की अध्यक्षता में। तो वहाँ से एक मॉडल बनाया गया यहाँ पे, ठीक है। संघ सरकार, लोक क्षेत्रक उपक्रम, अभी यहाँ चर्चा कर दिया मैंने, संगठन में आपको पढ़ना है, लोक निगम, सरकारी कंपनी, विभाग आदि। यहाँ पे फिर देखिए संघ सरकार एवं प्रशासन, कल बताया था मैंने, कल के लेक्चर में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इनके बीच संबंध, सचिवालय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय सचिवालय, कैबिनेट सचिवालय, PMO, और राज्य स्तर पर एकमात्र राज्य सचिवालय, वहाँ पे कैबिनेट सचिव, मुख्य सचिव, तुलना कर दिया जाएगा। राज्य सरकार का प्रशासन, अभी बताया मैंने, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, योजनाएं एवं प्रायोरिटीज, इसको थोड़ा सा मैं अलग से डील करूंगा। जिला प्रशासन, क्या बात है, DM, कहा जाता है कि जिले का राजा है किंग, एक बार बनो यार। डेमोक्रेसी आ गई है, लेकिन अभी भी मैं कहूँगा कि इतने अधिकार हैं इनके पास, अथॉरिटी, पावर नहीं, बहुत अंतर होता है, बताऊंगा। लोग कहते हैं, मैंने अच्छे हिंदू से पढ़ा, पावर शब्द, पावर इज कोरेसिव, अथॉरिटी इज लीगल, ये अथॉरिटी यूज करते हैं, पावर नहीं। इंटरव्यू में पूछा गया, DM और स्वतंत्रता के पश्चात जो चेंजेज आ गए, अब DM का जो ड्यूटीज है, कर्तव्य है, जो कार्य है, कैसे चेंज हो रहा है। और UPSC में मैं 2002 में पहला लेक्चर दिया था, इट इज जिलाधीश का कार्यालय कछुए के पीठ के समान में है, जिस पर राज्य स्थित है। मतलब आजकल DM इतना वर्कलोड बढ़ गया है ना। आप देखिए ना, सड़क पे कोई एक्सीडेंट होता है, आप खड़े हो जाते हैं, साहब नहीं हटेंगे, क्यों, DM को बुलाइए, होता कि नहीं होता है। मतलब DM सड़क पे जो धरना पर्सन, उसको भी हटाए, प्रोटोकॉल भी देखे, डेवलपमेंट भी देखे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी 47-52 जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करे, सुपरविजन करे। माय गॉड, अरे यार उसकी फैमिली है, लेकिन फैमिली है तो फिर आप क्यों आना चाहते हैं, सोचना पड़ेगा ना। यहाँ आप देखिए DM पढ़िए, फिर यहाँ पे सिविल सेवा कॉमन, वित्तीय प्रबंधन कॉमन, CAG वगैरह बताया मैंने। ग्रामीण, अब यहाँ पे देखिए भारत में प्रशासनिक सुधार, ये थोड़ा सा फिर से मैं इसे मेंशन कर दूँ, प्रशासनिक सुधार। अब यहाँ पे मैं आपको, ये निबंधात्मक है, ऐसे टाइप है, काफ़ी GS में कुछ हेल्प मिल जाता है कि 1947 के बाद इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, 47 से पहले बता देंगे, काफ़ी जानकारी आपको हो जाएगी। और 47 के बाद जो चेंजेज आए वो कैसे हुए, यहाँ देख लिया जाएगा। ग्रामीण विकास कहा गया ना, अभी भी मेरे ख्याल से भारत ग्रामों का देश है, जो महात्मा गांधी ने कहा था। अब एग्जैक्ट तो नहीं आता, लेकिन अभी भी 69% पॉपुलेशन तो होगा। GS से पूछा जाता है आप लोगों से, 31 शायद अर्बन है, 69 रूरल मेरे ख्याल से। तो अब यहाँ पे ग्रामीण विकास पूछा था, क्यों नहीं अभी तक भारत में ग्रामों का विकास हुआ है, बताया जाएगा भाई, क्यों घबरा रहे। 73वां और 74वां संविधान संशोधन, और इसमें कुछ मुद्दे और हैं, न्यू लोकलिज्म जो कल मैंने बताया था, और कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन,
क्या बात है। आईएएस अगर राजा है, उसका सेनापति कौन है? आईपीएस। ये सब ब्रिटिश लेगेसी चली आ रही है। अभी भी जहाँ पे कमिश्नरी सिस्टम नहीं लागू है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज द हेड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड क्राइसिस मैनेजमेंट। अभी भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिले में कानून व्यवस्था या अन्य जितने भी इससे जुड़े हुए हैं, और आपदा प्रबंधन का जिला का प्रशासनिक अध्यक्ष है। यहाँ देखिए साहब, यहाँ कानून व्यवस्था देखा जाए तो ये पुलिस राज्य सूची में है, लेकिन उसके बावजूद देखेंगे आप तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही इस पर कंट्रोल कर रहा है। भले ही ठीक है राज्य में वो आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का अभी भी 1861 का जो पुलिस एक्ट है उससे अभी गवर्न हो रहा है। चेंजेस आ रहे हैं और भारतीय प्रशासन में तमाम मुद्दे हैं। जैसे आप आईएएस बनेंगे, आपको कहा जाएगा जर्नलिस्ट, कुछ टेक्नोक्रेट्स होते हैं उन्हें स्पेशलिस्ट कहते हैं, साइंटिस्ट वगैरह। सैलरी को लेके, सचिवालय स्तर पे काम करने को लेके बड़े मुद्दे हैं, उसको भी हम देख लेंगे। और इसमें मंत्री सचिव विवाद है, इसी में आपको तटस्थता और अनामता का सिद्धांत बताएंगे जो ब्रिटिश लेगेसी है। इस प्रकार कुछ और भी मुद्दे हो सकते हैं मुझसे छूट गए हों, तो सारी चीज़ें डिस्कस किया जाएगा। और एक काम हम करेंगे कि लेक्चर के बाद कुछ हम यूनिक करें। यार मुझे आप क्यों चुनेंगे? लेक्चर के बाद यूपीएससी के जो क्वेश्चन आए होंगे उसकी एक फ्रेमिंग कराएंगे। तो आप लोग यूट्यूब पे जाके मेरे चैनल में सुझाव भी दे सकते हैं, और कैसे स्टार्ट किया जाए उसको भी आप बता सकते हैं, थिंकर से या कहाँ से, उसको भी शुरू किया जाएगा। और चलिए फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच।